हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। मैं ऋषभ पांचाल एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो होगा इसमें हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के 151 से 200 तक के क्वेश्चन की, और ये हमारा फोर्थ पार्ट होगा फिजिक्स का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। निम्नलिखित में से उत्प्लावन बल किस कारक पर निर्भर करता है? तो जो उत्प्लावन बल होता है ये हमारा किसी भी द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, मतलब इसका जो सही उत्तर होगा वो घनत्व होगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। घनत्व को आप इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी। जल का ताप बढ़ाने पर इसकी श्यानता, श्यानता का मतलब होता है विस्कोसिटी। तो जो अगर टेम्परेचर में बढ़ा रहा हूँ किसका, पानी का, तो इसकी विस्कोसिटी यानी कि श्यानता जो होगी वो कम होगी। ठीक है, विस्कोसिटी क्या होता है? जैसे सॉलिड्स में घर्षण बल होता है वैसे ही लिक्विड में विस्कस फोर्स होता है। और ये जैसे जैसे कि इसकी टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा, उसका गाढ़ापन जो होगा वो कम होगा, मतलब पतली होती जाती चीजें, और जिसकी वजह से विस्कोसिटी कम होती है। तो आप ध्यान रखना कि ज्यादा जितना गाढ़ा लिक्विड है उतना ज्यादा विस्कस होगा, और जितना पतला है उतना कम विस्कस होगा। आगे बढ़ते हैं। बर्फ पानी पर तैरती है, क्यों होता है ऐसा? बर्फ का घनत्व उतना ही होता है जितना पानी का घनत्व होता है। बर्फ ठोस होती है तथा पानी तरल होता है। बर्फ का जो घनत्व है पानी के अपेक्षाकृत कम होता है, और बर्फ का घनत्व पानी के अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा कि बर्फ का घनत्व पानी से क्या होता है, कम होता है, इस वजह से वो पानी के ऊपर तैरता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है कहाँ पर? तो देखिए, अगर ये पृथ्वी की बात करें तो ये विषुवत रेखा हो गई हमारी, जिसे हम कहते हैं इक्वेटर। और ये अगर आप देखेंगे तो ये पोल्स होते हैं, है ना। तो जो ध्रुव होते हैं, ध्रुव यानी कि पोल्स जो होते हैं, यहाँ पे ये गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की जो तीव्रता रहती है वो अधिकतम रहती है, और इसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये मैक्सिमम होती है। ठीक है, ध्रुवों पर मैक्सिमम होती है, यानी कि पोल्स पर मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे हम पोल्स लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 कब होता है? तो पृथ्वी के अगर केंद्र पे मैं चले जाऊंगा, सेंटर पे, तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी की वैल्यू 0 होती है। आपको बता देता हूँ कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है पृथ्वी की सतह पर। ठीक है, तो ये 0 कब होती है? अगर केंद्र पे हम चले जाएंगे पृथ्वी के, तो वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होगा वो 0 होगा पृथ्वी के केंद्र पर। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की बढ़ती गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो देखिए, अगर आप पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाएं, मतलब कि सतह से ऊपर की ओर जाए तो जी का मान जो होता है वो कम होता है, और पृथ्वी की सतह के अंदर भी जाए तो जी का मान क्या होगा, कम। मतलब दोनों ही कंडीशन में गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू कम होती है, यानी कि घटता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी का मान निर्भर करता है, तो जी जो होता है कैपिटल जी, इसे कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये जी की वैल्यू होती है, आपको याद रखनी है एज इट इज, और यूनिट भी आपको याद रखनी है। और अगर मैं बात करूं जी की, तो ये है कि अगर इसमें बोला है कि निर्भर किस पे करता है ये, तो समीप में रखे पिंडों के द्रव्यमान पर सिर्फ, या उनके बीच की दूरी पर, तो ये किसी पर भी निर्भर नहीं करता, ये बिल्कुल स्वतंत्र होता है। थोड़ी सी मैं यहाँ माफी चाहूंगा, या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, तो आप इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ पे मैं गलती से सेकंड लिख दिया। आगे बढ़ते। किसी वस्तु का कार्य हो सकता है, तो किसी वस्तु का कार्य, देखिए कार्य की अगर बात करें तो ये अदिश राशि है ना, लेकिन धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक ये सभी हो सकता है किसी वस्तु का कार्य। ठीक है, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि ये सभी हो सकता है, तीनों हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, और ऋणात्मक भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक चुंबकीय पदार्थ है? तो एक चुंबकीय पदार्थ कौन है? तो देखिए, लोहा चुंबकीय पदार्थ है, माफ कीजिएगा अचुंबकीय पदार्थ है, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि चुंबकीय पदार्थ तो लोहा निकल ये तो है ही सही। तो निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है जो कि मैग्नेटाइज सब्सटेंस नहीं है? तो ये होगा पीतल। तो पीतल जो होता है वो अचुंबकीय पदार्थ है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? मतलब फिजिक्स में जो चतुर्थ आयाम है उसका परिचय किसने दिया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आइंस्टाइन। चतुर्थ आयाम का परिचय जो है आइंस्टाइन ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। रडार का आविष्कारक कौन थे? तो रडार के आविष्कारक जो थे वो रॉबर्ट वाटसन थे। रॉबर्ट वाटसन, ऑप्शन नंबर बी। रडार का आविष्कार किसने किया था? तो इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। इसका सही उत्तर है रॉबर्ट वाटसन। पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पॉजिट्रॉन की जो खोज है एंडरसन ने की थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा।
चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई जो होती है हमेशा उत्तर की तरफ संकेत करती है, मतलब नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ साउथ में रुकती है ना, तो उसका उत्तर होगा उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है, मतलब मैग्नेटाइज सब्सटेंस कौन सा है इसमें से? तो अगर मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम नहीं होगा, बिस्मथ भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर है निकेल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? निकेल, है ना। तो ये चुंबकीय पदार्थ होता है, ये ध्यान रखिएगा। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसरण करती है और किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, ये आपको बताना है। तो विद्युत मोटर जो है फेराडे के नियम पर कार्य करती है, ठीक है। तो फेराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम दिए थे, तो आपको ये ध्यान रखना है ना, और इनके नियमों पर ही विद्युत मोटर कार्य करती है, ये भी आपको याद रखना है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए आपको पता ही है लोहे का प्रयोग किया जाता है, लोहे पे से वायरिंग करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा लोहा, यानी कि आयरन। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? मतलब एज अ सेमीकंडक्टर कौन सी धातु यूज की जाती है? तो दो तरह की धातु यूज की जाती है, एक तो होता है सिलिकॉन और एक होता है जर्मेनियम, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन में क्या दे रखा है, जर्मेनियम दे रखा है, तो इसका सही उत्तर होगा जर्मेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसको स्लो डाउन करने के लिए भारी जल यानी कि D2O का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं मंदक, यानी कि एज अ मॉडरेटर ये यूज किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा मंदक। कुलिज नालिका का उपयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो कुलिज जो नालिका रहती है, ट्यूब जो रहती है, उसका उपयोग एक्सरे यानी कि एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ट्रांजिस्टर के संविरचन में किस वस्तु का प्रयोग होता है? तो ट्रांजिस्टर जो बनता है तो उसका किसका प्रयोग होता है? तो मैंने आपको बताया जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों का प्रयोग किया जाता है, और दोनों ही सेमीकंडक्टर है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सिलिकॉन ऑप्शन में है, तो सिलिकॉन सही हो जाएगा। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक अर्धचालक है, यानी कि सेमीकंडक्टर है। अर्धचालक कब से बोल रहा हूँ मैं कि ये अर्धचालक है, यानी कि सेमीकंडक्टर है। एक्स किरणें जो होती है वो किसको पार नहीं कर पाती? तो देखिए एक्सरे क्यों करते हैं, जब भी हड्डियां वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आती है तो एक्सरे करवाया जाता है, मतलब ये हड्डियों को पार नहीं कर पाती है, ठीक है। तो ऐसा कैसा चित्र आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो माइक्रोफोन का अगर आविष्कारक की बात करें तो वो ग्राहम बेल को माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, माइक्रोफोन का आविष्कारक जो है ग्राहम बेल है। टेलीविजन के आविष्कारक, ये बड़ा सिंपल है, जेएल बेयर्ड है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों पूछ जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। टेलीस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो जो टेलीस्कोप का आविष्कारक है वो जॉनसन तो नहीं है, रदरफोर्ड भी नहीं है, न्यूटन भी नहीं है, गैलीलियो को माना जाता है। तो गैलीलियो को टेलीस्कोप का आविष्कारक माना जाता है। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक किसे माना जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम न्यूटन ने दिए थे, तो इसके आविष्कारक कौन है? न्यूटन। इन्होंने 3 नियम दिए थे, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान रहेगी, और स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल आरोपित न किया जाए। ये फर्स्ट लॉ हो गया न्यूटन का। न्यूटन ने सेकंड लॉ में ये बोला था कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर यानी कि dp/dt उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है, ये दूसरा नियम। और तीसरा नियम न्यूटन ने बताया था कि प्रत्येक क्रिया की विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये हो गया तीनों लॉ न्यूटन के। 3 इक्वेशन भी है न्यूटन की, पहली होती है v = u + at, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। सेकंड होती है s = ut + ½ at², और थर्ड इक्वेशन होती है v² = u² + 2as। अगर u की बात की जाए तो ये प्रारंभिक वेग है, v यहाँ पर अंतिम वेग है, a का मतलब त्वरण है यानी कि एक्सीलरेशन है, t का मतलब टाइम है, ठीक है। तो ये इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। s का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है विस्थापन। तो ये आप याद रख सकते हैं एक्स्ट्रा में, कभी आपसे पूछा जाए तो। 1 जूल में कितने कैलोरी होती है? तो 1 जूल में 0.24 कैलोरी होती है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इस पे जरा ध्यान रखिएगा। वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो पहली बात तो ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो ये पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो मैं बोलूं पराश्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है। अब ये पराश्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है अल्ट्रासोनिक वेव। क्या होती है अल्ट्रासोनिक वेव? तो जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो वो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है, तो इनका प्रयोग किया जाता है। और ये टेक्निक होती है सोनार, तो सोनार में इनका प्रयोग किया जाता है। सोनार में ऐसे जहाजों के नीचे ये टेक्निक लगी होती है
और इसमें क्या होता है, एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। तो ट्रांसमीटर अल्ट्रासोनिक वेव को ट्रांसमिट करता है, फिर ये टकराती है किसी ऑब्स्टिकल से और ये वापस जाती है लोड करके परावर्तित होकर, और रिसीवर उसे रिसीव कर लेता है। और जितना समय इसके अंदर लगा है, अंतराल लगा है, उस अंतराल को देखते हुए इनके बीच की दूरी का पता लगाया जा सकता है। और ये चित्र भी आपको देखने को मिल जाता है सोनार टेक्निक में कि क्या ऑब्जेक्ट से वो टकराई है ध्वनि तरंगे, ठीक है। तो बहुत उपयोगी है, इंपॉर्टेंट है। और पनडुब्बियों में भी इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, दुश्मनों वगैरह की पनडुब्बियों को फाइंड करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण के द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो हमेशा काल्पनिक होता है। काल्पनिक का मतलब होता है वर्चुअल होता है। तो वर्चुअल होता है हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है। पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? तो पानी में डाली हुई जो छड़ है वो अपवर्तन के कारण यानी कि रिफ्रैक्शन के कारण टेढ़ी दिखाई देती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं होते हैं? तो कौन से भौतिक राशि ऐसी है जिसके विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूले सेम नहीं होते? तो बल और दाब। देखिए बल का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो m इंटू ए आएगा, है ना, और a का होता है एल टी की पावर -2 और m की जगह हम m लगा देंगे, ठीक है। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है फोर्स का, mlt-2। और अगर दाब की बात करें तो फोर्स प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। हमें एरिया से और डिवाइड करना पड़ेगा, और एरिया से डिवाइड करेंगे तो l की पावर 2 हो जाएगा यहाँ पे, और l की पावर अगर 2 हो जाएगा और ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा m l की पावर -1 t की पावर -2। ये एरिया, ये आपके दाब का विमीय सूत्र होगा। तो ये दाब का हुआ और ये आपका फोर्स का विमीय सूत्र हुआ। तो देखिए दोनों अलग हैं, तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आ जाता है, तब जहाज का स्तर में क्या फर्क होगा? तो देखिए अगर नदी में चलता हुआ जहाज अगर एकदम समुद्र में आ जाए तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगर देखें तो एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या रहेगा? तो उतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे बर्फ पूरी तैर रही हो या फिर बर्फ जमी हुई हो, पिघली हुई हो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है। पानी भर के आपने बोतल जमने के लिए डाल दी तो बोतल टूट जाती है, ऐसा क्यों होता है? देखिए पानी को जब भी हम जमाते हैं, मतलब पानी को जब बर्फ में कन्वर्ट करते हैं तो फैल जाता है, इस वजह से बोतल जो होती है वो टूट जाती है। तो पानी जमने पर फैलता है, इसका सही उत्तर होगा। पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। स्थायित्व बढ़ाने के लिए वो ऐसा करता है ना। तो स्थायित्व को बढ़ाने के लिए वो आगे की तरफ झुक जाता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, मतलब वही बात हो गई कि ये यहाँ पे इक्वेटर है और यहाँ से आप पोल की तरफ जा रहे हैं, तो जी का मान क्या होगा? तो मैंने आपको बताया पोल पे मैक्सिमम वैल्यू होती है जी की, यानी कि आपके गुरुत्वीय त्वरण की। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसका सही उत्तर होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कम होती है और यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो बढ़ती है। आगे बढ़ेंगे। बल गुणनफल है तो फोर्स क्या है? तो ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार F इक्वल टू ma होता है। तो ये m का मतलब होता है द्रव्यमान, वापस से लिख देता हूँ, द्रव्यमान, और a का मतलब होता है त्वरण, यानी कि ये होता है मास और ये होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो द्रव्यमान इंटू त्वरण इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का जो होता है, अगर एक वस्तु है जो स्वतंत्र रूप से ऐसे गिर रही है पृथ्वी के ऊपर, तो इसका जो त्वरण होगा वो सेम रहेगा, मतलब एक्सेलरेशन जो रहेगा वो एक जैसा रहेगा, समान रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। कितना होता है? g इक्वल टू 9.8। जी की वैल्यू जो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, मैंने आपको बता दिया, पृथ्वी की सतह पर। लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है, तो लेंस की फोकस दूरी अधिकतम किसके लिए होती है? कौन से कलर के लिए लेंस की फोकस दूरी मैक्सिमम होती है? तो ये होती है लाल कलर के लिए, रेड कलर के लिए। तो रेड कलर के लिए जो लेंस होता है उसकी मैक्सिमम होती है फोकस दूरी, यानी कि फोकल लेंथ, ये आपको याद रखना है। आगे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल यानी कि होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बिल्कुल किया जाता है, दूरदर्शी में भी किया जाता है और सूक्ष्मदर्शी में भी किया जाता है, मतलब इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो समतल दर्पण का नहीं, अवतल का भी नहीं। उत्तल दर्पण जो होता है इसका दृष्टि क्षेत्र मतलब विजन एरिया जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इसको वाहनों में प्रयोग किया जाता है पीछे का एरिया देखने के लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं, तो
पोलोनियम जो होता है उसके समस्थानिक सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, यूरेनियम, हाइड्रोजन, लेड नहीं, सबसे ज्यादा समस्थानिक होते हैं पोलोनियम के। आगे बढ़ जाते हैं। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो रोगियों के नाक, कान, गले, ईएनटी, इन सब की जांच के लिए डॉक्टर जो प्रयोग करते हैं वो अवतल दर्पण का करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ समतल मत लगाइएगा, उत्तल भी नहीं, दोनों गलत है। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी कि कॉन्केव मिरर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एमकेएस पद्धति से क्या तात्पर्य है? तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड। एमकेएस पद्धति से तात्पर्य है मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम और एस फॉर सेकंड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। एक बार आपको ये वीडियो को शेयर जरूर करना है ताकि हमारे मनोबल पे भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों के लिए अगर मैं इतनी चीज़ें लेकर आ रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। 197 क्वेश्चन की अगर बात करें तो भौतिक की वह शाखा जो वस्तु की गति का अध्ययन करती क्या कहलाती है? इसकी चर्चा हम पहले भी शायद कर चुके हैं, इसे यांत्रिकी कहा जाता है, ठीक है। तो ये मैकेनिक्स हो गया। आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प आपको बताना है, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। तो ये कार्य का सूत्र है, बिल्कुल आसान सा। इसकी यूनिट जो होती है वो जूल होती है। कोई भी ऊर्जा की अगर बात करें, जैसे गतिज ऊर्जा की बात कर ले, स्थितिज ऊर्जा की बात कर ले, है ना, तो सभी ऊर्जाओं की यूनिट भी होती है, वो होती है जूल, ठीक है। तो कार्य ऊर्जा का एक रूप ही है, तो इसकी यूनिट भी जूल और ऊर्जाओं की यूनिट भी जूल होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कार्य का फॉर्मूला अगर पूछा है तो W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब कि वर्क की बात करें तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। कार्य की बात करें तो कैसी राशि है? तो ये अदिश राशि है, बल सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। विस्थापन जो होता है ये भी सदिश राशि है। तो ये दोनों सदिश है और इनका डॉट प्रोडक्ट अगर करते हैं तो हमारे पास में अदिश राशि मिलती है जो कि एक कार्य होता है, ठीक है। तो ये आपको इतनी चीजें यहाँ से ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है, यूनिट भी बता दिया है, जूल, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ऊर्जा की भी यही होती है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा किसने दी थी? तो ये तो बड़ा आसान है। गुरुत्वाकर्षण की जो परिभाषा दी थी वो किसने दी थी? न्यूटन ने दी थी। तो न्यूटन के हम गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ते हैं। लेते हैं आज का लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सूचालक है? तो जो पारा होता है वो ऊष्मा का सूचालक होता है, Hg इसे कहा जाता है ना। एक द्रव धातु है, एकमात्र द्रव धातु ये जो है पारा है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रोमीन, जो ब्रोमीन होता है वो एक अधातु है जो द्रव के रूप में पाया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और पारा एक द्रव धातु है। और अगर इस प्रश्न का उत्तर की बात करें कि उष्मा का सुचालक कौन होता है, तो पारा होता है। इसीलिए इसे क्या करते हैं, थर्मामीटर वगैरह में भी प्रयोग किया जाता है। तो आज का लेक्चर जो है हमारा यहीं पर खत्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता रहूंगा आपसे इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में और आप लोगों की सहायता करता रहूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।